हाय एवरीवन, आप सबको मेरा चैनल राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी में स्वागत है। तो आपको अगर पसंद आता तो शेयर कर देना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकें। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर, जो कि केस का नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो ये केस में क्या हुआ था, इसमें बेसिकली ये हुआ था जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुआ था केशवानंद भारती जजमेंट में। पर ये भी एक मैटर है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके तहत जो मेन जो हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था वो ये केसेस का भी बहुत बड़ा योगदान था उसमें। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम कमेंट बॉक्स में बताना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसके तहत अगर कुछ भी बाहर जाएगा तो हमारे जुडिशरी ने वो लॉस को नल एंड वॉइड करार दे देगा, ताकि वो लॉ फिर से नहीं आएगा। जैसा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीज़ आता है बेसिक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हटाया नहीं जा सकता है। स्ट्रक्चर में चेंज करो पर बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज मत करो। तो ये कॉन्सेप्ट एक केशवानंद भारती जजमेंट के तहत भी बहुत कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो ये शंकरी प्रसाद के तहत ही बेसिक स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं, जो हाँ उसके तरफ हम रीच किए थे। पर केशवानंद भारती में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर। तो मेनली ये हुआ था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखना था जो सॉवरेनिटी है कि नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंस है कि नहीं है पार्लियामेंट के पास अमेंड करने का। ठीक है, तो जुडिशरी को ये देखना था जो आर्टिकल 368 के तहत क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। तो ये बेसिकली लॉ को देखना था, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आया था 1951 में, तो ये अमेंडमेंट क्या चीज़ को लेके था, ये अमेंडमेंट इसको लेके था जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 31 को लेके था, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। तो प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है, तो उसको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने मैटर किया जो कैसे ये चीज़ चेंज किया जा सकता है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स को ले लिया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा। तो आर्टिकल 13 प्रोहिबिट करता है कोई भी लॉ को जो कि फंडामेंटल राइट को ले लेगा। तो एक लॉ आता है जो कि आर्टिकल 31 के तहत जो कि प्रॉपर्टी को लेके है, जो कि चेंज करना चाह रहा है फंडामेंटल राइट में। तो जो पिटिशनर है वो गया सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला जो आर्टिकल 13 जो है वो स्टॉप करता है जो फंडामेंटल राइट्स ना दिया जाए सिटीजन्स का। तो सुप्रीम कोर्ट को अब देखना है जो क्या पार्लियामेंट के पास सॉवरेन राइट है आर्टिकल 368 के तहत अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके ये बात बताया जो पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए। इस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बताया जो पार्लियामेंट के पास फुल पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकेगा। तो पार्लियामेंट को तो पावर मिल गया अमेंड करने का ये जजमेंट के तहत, पर सुप्रीम कोर्ट का मतलब रीज़न क्या था, जजमेंट में क्या बताया गया था, क्यों रिकॉग्नाइज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो आर्टिकल 13 जो है जो कि फंडामेंटल राइट को बोलता है अगर ले लिया जाएगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा कोई भी लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आर्टिकल 13 ये बोलता है जो रूल्स और रेगुलेशन जो बनेगा वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, जो कि ऑर्डिनरी पावर्स को ले सकता है, आर्टिकल 13 वो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने का पावर है वो तो आर्टिकल 368 के तहत है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर जब 368 दे रहा है आर्टिकल, जो कि जनरली 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जाता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कमेंट बॉक्स में, जो आर्टिकल 368 के तहत जो कि स्पेशल मेजोरिटी है पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जाता है, उसमें कितना मेजोरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने के लिए, कमेंट बॉक्स में हमको बताओ ये आंसर। तो जब 368 के तहत जब अमेंड किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आर्टिकल 13 का क्या रिलेवेंस रह गया, क्योंकि आर्टिकल 13 तो सुपरसीड कर आर्टिकल 13 को आर्टिकल 368 आगे लिखा जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 368 में बोला गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है अमेंड करने का, और आर्टिकल 13 ये बोलता है जो ऑर्डिनरी लॉ रूल्स के तहत उसको अमेंड किया नहीं जा सकता है। तो जुडिशरी ने ये इंटरप्रेट किया जो पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके चेंज करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत। तो ये वर्डिक्ट ने पार्लियामेंट को पूरा पावर दे दिया जो फंडामेंटल राइट को चेंज किया जाएगा।
ठीक है। पर आर्टिकल 13 को ये बोलना है जो पार्ट 3 में, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अगर लोग वायलेट करेगा तो लो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना था जो आर्टिकल 13 वो ऑर्डिनरी लॉज और रूल्स को ही चेंज कर सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का बोलना था। जो पार्लियामेंट के पास फुल सॉवरेनिटी है चेंज करने के लिए, वो कोई भी नहीं ले सकता पार्लियामेंट से, क्योंकि पार्लियामेंट को हमारा आदमी लोग चुन के भेजता है, हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोग आते हैं, तो हमको उनको पावर देना है, ना कि उनके उनसे पावर लेना है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना था। और यहाँ पे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, झगड़ा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं हारमोनियस कॉन्स्ट्रक्शन। ये हारमोनियस कॉन्स्ट्रक्शन वो चीज़ है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करता है और हारमोनी लाता है। तो दोनों आर्टिकल में इसने हारमोनी लाएगा। हारमोनी का मीनिंग क्या है, तो दोनों आर्टिकल को एक साथ लेके चलेगा। तो हारमोनियस कॉन्स्ट्रक्शन अप्लाई किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को लेके जो भी झगड़ा था, क्योंकि दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है अमेंड करने के लिए, और आर्टिकल 13 क्या देता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल को, ताकि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हारमोनियस कॉन्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल इसी में आया, ताकि हम देख सके, ताकि दोनों सेक्शंस को कैसे करके हम आसानी से ले सके। तो ये जो हारमोनी जो हो रहा है, जो कि अच्छे से रिलेशन दोनों आर्टिकल में कर रहा है, इसको हम बोलते हैं हारमोनियस कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये भी बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। सो कोर्ट ने क्या किया, जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करके बोला जहाँ अमेंडमेंट वैलिड है, अमेंडमेंट सही था, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया जो आर्टिकल 13 सब क्लास 8 है, जो जिसमें ऑर्डिनरी लॉज बोला जाता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 13 सब क्लास 8 में नहीं बोला जाता है। तो इसी वजह से आर्टिकल 368 के तहत, जो कि अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट का, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकते हैं, पर इसमें स्पेशल मेजोरिटी आता है। स्पेशल मेजोरिटी का मीनिंग क्या होता है, जो लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, जितना मेंबर्स प्रेजेंट है उनका प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बदलना चाहते हैं तो हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, दोनों हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में, तभी जाके ये स्पेशल मेजोरिटी पास होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, अगर फंडामेंटल राइट में चेंज करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है, उसके लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो उसके लिए हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, अगर उसको पास कर सकें हम अपना पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में। तो आपको अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनको तक पहुँचे जिनको तक ज़रूरत है वीडियोज़ का। और हम ये लैंडमार्क जजमेंट का सीरीज शुरू कर रहे हैं, एवरी वीक आएगा एक तो करके जजमेंट। ठीक है, डिसलाइक करने का भी हक है, पर हमें बताइएगा ताकि हम उसको अच्छे से इम्प्रूव करके कर सकें आपका हेल्प से। ठीक है, और हाँ, हम टेलीग्राम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसका लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।